वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषणात्मक सत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण की एक व्यापक समझ बन पाएगी। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 6 to क्लास 8 में अगर आप देखें तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या माना गया है? पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। अगर कोई भी पाठ में जो भी शब्द आ रहे हैं उसके लिए अगर हम लोग शब्दकोश का सहारा ले रहे हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। अब देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या कही गई। समाचार पत्र की बात करें, पत्रिका की बात करें, ये एक भाषिक मीडियम है, ये एक भाषिक माध्यम है और इन सभी भाषिक माध्यम के द्वारा हर समाज, हर संस्कृति अपने आप को क्या करता, अभिव्यक्त करता है। और अगर कोई बच्चा समाचार पत्र, पत्रिकाओं में जो भी भाषिक लेख है, जो भी संपादकीय है, जो भी भाषिक बातें वहाँ पे भाषा के माध्यम से जो भी चीज़ें कही गई है, अगर बच्चा उन चीज़ों को समझ पाता है, उस पर चिंतन कर पाता है, उस पर विचार कर पाता है, उसकी वैल्यू को, उसके मूल्य को अगर बच्चा समझ सकता है, तो भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य या सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यही है कि अपने आसपास की परिस्थितियों को भाषा के माध्यम से समझना या अपनी आसपास की परिस्थितियों से भाषा के माध्यम से जुड़ना। सो एज पर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, पाठ्यपुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या अगर आप करते हैं, लेकिन फिर भी अगर भाषा के आप अर्थ को या भाषा की क्या उपयोगिता है, समाज में भाषा की क्या उपयोगिता, अगर आप उसे नहीं समझ पाते हैं तो साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या भी भाषा की आपको व्यापक समझ बनाने में मददगार नहीं होगी। पठन कौशल पर हमें बल देना है, पठन कौशल पर हमें बल देना, लेकिन पठन कौशल पर बहुत अधिक बल देने के कंपैरिजन में या देने की तुलना में भाषा के अन्य प्रयोगों को भी देखे जाने की जरूरत है। अगले सवाल में आए, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? यहाँ पे हम CCE की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसमें रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव और जिसमें योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट की बात करते हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य भाषा के संदर्भ में क्या है? बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना? बिल्कुल नहीं। त्रुटियां सीखने सिखाने का एक माध्यम है। गांधी जी ने इन त्रुटियों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर सीखने वाला अगर तत्पर है, सीखने वाला अगर सीखने के लिए तैयार है, तो हर त्रुटियां उस बच्चे को सिखा सकती है। तो भाषा में मूल्यांकन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ त्रुटियों की पहचान करना नहीं है। मूल्यांकन की परंपरा का निर्वहन करना? बिल्कुल नहीं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर, अब देखिए बच्चा किस तरीके से सीखता है, सीखने की प्रक्रिया को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने सीखने की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि रखते हुए, रिफ्लेक्शन देते हुए, इनसाइट देते हुए युक्ति संगत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, युक्ति संगत शिक्षण विधि शास्त्र, युक्ति संगत शिक्षण कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं शिक्षण शास्त्र का वहाँ पे प्रयोग किया जाना है। टैगोर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या कि अगर बच्चों की त्रुटियां हैं, बच्चों की त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए अगर वो त्रुटियां हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अगर प्रभावित नहीं करती है, तो बच्चों की त्रुटियों का हमारे सीखने की प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं रह जाएगा। त्रुटियों को कभी भी एक भयंकर भूल की तरह ना देखकर बच्चों के पर्सपेक्टिव से उसे सीखने सिखाने की एक अवसर और शिक्षक के लिए उसे अपने उन त्रुटियों का सहारा लेते हुए अपनी शिक्षण विधियों में युक्ति संगत तरीके से उसे एक उपाय के तौर पे भी देखे जाने की जरूरत है। सो एज पर दिस क्वेश्चन सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। अगर ऑप्शन नंबर 4 को देखें, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। देखिए असेसमेंट के द्वारा अगर हम लोग योगात्मक आकलन की बात करें तो आकलन या योगात्मक आकलन या असेसमेंट या मूल्यांकन बच्चे को अगली कक्षा में बढ़ने का एक माध्यम है, वो एक प्रोसेस है। लेकिन सिर्फ उन चीज़ों पे जोर ना दे के आकलन का असली उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल कर पा रहा है या नहीं।
अगले क्वेश्चन में देखें, भाषा अर्जन, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, भाषा अर्जन, और इसी के साथ एक बात आती है भाषा अधिगम। कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में फ़र्क क्या है। फ़र्क यहाँ पे स्वाभाविकता का है, फ़र्क यहाँ पे संस्कृति निष्ठता का होता है। अगर मैं बोलूँ कि कोई भी चीज़ अगर हमारी संस्कृति में है, हमारे कल्चर में है, और अगर वो हमारे आसपास में उसकी परिवेशीय उपलब्धता है, परिवेशीय उसकी अगर उपस्थिति है, तो उसे सीखने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, या फिर वो अपने आप हो जाता है, उसे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसे ही भाषा अर्जन कहते हैं। सो भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। अगर हम बात करें प्रयासपूर्ण, यह प्रयासपूर्ण नहीं होता है, प्रयासपूर्ण अधिगम होता है या भाषा अधिगम होता है। शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, यह भी भाषा अधिगम के साथ है। भाषा की कक्षा में संभव है, देखिए यहाँ पे भाषा की कक्षा में संभव है, लेकिन ये ही शब्द ही यहाँ पे समस्या परक है कि भाषा की कक्षा में संभव है और भाषा की कक्षा में ही संभव है। तो ही शब्द से या ही शब्द ही यहाँ पे थोड़ा सा समस्या पैदा कर रहा है यहाँ पे। सो इस सवाल के अकॉर्डिंग जो सही जवाब है वो है भाषा अर्जन सहज होता है, स्वाभाविक होता है, वो प्रयासपूर्ण नहीं होता है, शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग नहीं करता है, और भाषा की कक्षा में संभव है, लेकिन भाषा की कक्षा से परे भी भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक तरीके से हो सकता है। अगले क्वेश्चन में देखें, उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। एक सबसे बड़ी बात हमेशा याद रखेंगे, भाषा एक माध्यम है किसी से जुड़ने का, किसी चीज़ को समझने का, किसी परिस्थिति को और अच्छे तरीके से जानने का एक हमें अवसर देता है। सो भाषा सिर्फ यहाँ पे एक माध्यम की तरह से, एक सिर्फ भाषा को हम सिर्फ एक संप्रेषण के माध्यम की तरह ही ना देखकर, अगर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ये एनसीएफ 2005 की बात करें, तो भाषा कहा जाता है कि भाषा खुद अपने आप पे वहाँ पे एक चिंतन है, भाषा एक संस्कृति है, भाषा एक अभिप्रेरणा है, भाषा हमारा एक व्यवहार है, भाषा अपने आप में एक प्रकार की खूबसूरती है जिसको हम लोग एस्थेटिक कहते हैं, खूबसूरती को दर्शाता है। तो भाषा कौशल कभी भी साध्य नहीं है, कभी भी हम उसे गोल नहीं माने, उसे गोल तक पहुंचने का एक बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही महत्वपूर्ण साधन या बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम की तरह आप उसे देखें। भाषा की पाठ्यपुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण, देखिए भाषा की पाठ्यपुस्तक महत्वपूर्ण है, और वो पाठ्यपुस्तक कहीं ना कहीं भाषा के द्वारा उस किताब के मूल बातों को जानने का हमें अवसर देता है। लेकिन यहाँ पे भी मुख्य बात निकल के यही सामने आ रही है कि भाषा एक साधन है, भाषा एक माध्यम है, भाषा एक साध्य नहीं है। साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन। अब देखिए साहित्य का मतलब यहाँ पे होता है कि समाज के बारे में जो भी कवि हैं, जो भी कवियत्री हैं, वो कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी साहित्य सृजन होता है, कुछ भी साहित्य का लेखन हो रहा है। लेकिन भाषा के द्वारा अगर कुछ बोल सकते हैं कि सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करके, या कुछ भी कहा भी जाता है कि भाषा एक सांकेतिक होती है, सबसे पहले मौखिक लिखित तो बहुत बाद में होती है। अगर सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करके किसी भी साहित्य या किसी भी रचना को अगर हम समझते हैं, तो भाषा का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला उद्देश्य ही यही होता है कि अपने आसपास की परिस्थितियों को, अपने आसपास में जो भी रचना की जा रही है उसको समझने की कोशिश करना। सो सही जवाब है साहित्य साधन है और भाषा कौशल, साहित्य साध्य है सॉरी, और भाषा कौशल क्या है, साधन है। केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य। अब देखिए छंद की बात करें, अलंकार की बात करें, उसे समझना भी भाषा शिक्षण का ऑब्जेक्टिव है, उसका उद्देश्य है। लेकिन जब केवल की बात आती है तो केवल शब्द फिर यहाँ पे समस्या पर। देखिए केवल की बात करें, ही की बात करें, ओनली की बात करें, इन सब ये सारे शब्द जब किसी वाक्य का हिस्सा बन जाते हैं तो उस वाक्य पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, उस वाक्य पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो इन सभी शब्दों के जब उपयोग होता है किसी वाक्य में तो सोच समझ के ध्यान दें, इन सभी चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको विकल्पों का चुनाव करना है। अगले सवाल पे आएं, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। जब निदानात्मक परीक्षण की बात आती है तो इसके साथ ही साथ एक उपचारात्मक शिक्षण की भी बात आती है। निदान का मतलब होता है कि अगर किसी विशेष क्षेत्र में अगर बच्चे को कुछ भाषाई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, अर्थ नहीं समझ पा रहे बच्चे, उसके मीनिंग को नहीं समझ पा रहे, कुछ शब्दों के जिस संदर्भ में वहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा बच्चे के स्पेसिफिक, बच्चे की विशिष्ट तकनीकी दिक्कतों
दिक्कतों को निकालते हैं और उन्हीं तकनीकी दिक्कतों पे हम नए सिरे से बच्चों के साथ जुड़कर अधिगम कार्य करते हैं, ताकि बच्चा वहां पे नए सिरे से जुड़कर उन त्रुटियों वाले एरिया पे या उन समस्याओं वाले क्षेत्र में बच्चा अच्छे से जुड़कर शिक्षक के माध्यम से भी वो क्या कर सके, कार्य कर सके। यहाँ पे बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, डिफरेंशिएट करना, कैटेगराइज करना कभी भी निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, ये विकल्प सही प्रतीत हो रहा है। बाकी विकल्पों पर विचार करें। बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, एंड द लास्ट वन इज बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करना। देखिए, जब भी ये वाला ऑप्शन है अगली कक्षा में प्रमोट करना, अगली कक्षा में बेशक हम लोग असेसमेंट या इवेलुएट करके बच्चे को प्रमोट करते हैं, लेकिन असली उद्देश्य वहाँ पे आकलन का, परीक्षण का सिर्फ अगली कक्षा में प्रमोट करना नहीं। अगली कक्षा में जाना एक वो नियम है, वो एक हमारे एकेडमिक करिकुलम का बोल सकते हैं, वो एक परिपाटी है, वो एक लॉ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यह है कि वो जिस कक्षा में है वहाँ पे भाषा के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, अलग अलग प्रकार के आकलन का यूज़ करके या आकलन के द्वारा मूल्यांकन करके हम बच्चों की विशिष्ट तकनीकी दिक्कतों को एड्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात, बच्चा उन सभी तकनीकी दिक्कतों से निकल कर एक अधिगम की दिशा में अपने आप को बढ़ा पा रहा है या नहीं। सो इस सवाल के अकॉर्डिंग जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर 2। अगले सवाल की ओर देखें जो इसी से जुड़ा हुआ है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? अभी हमने क्या बताया कि निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम लोग बच्चे की विशिष्ट तकनीकी दिक्कतों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा हम उन्हीं तकनीकी दिक्कतों पे क्या करते हैं, नए सिरे से बच्चों के साथ जुड़कर काम करते हैं। समस्याओं की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन समस्याओं की पहचान ही होना जरूरी नहीं है, समस्या किस प्रकार का है, कैसा है, और सबसे बड़ी बात ये शिक्षक के लिए जानना जरूरी है, शिक्षिका के लिए भी जानना जरूरी है कि समस्या की असली वजह क्या, या समस्या के कारणों की भी पड़ताल करना उतना ही जरूरी है जितना समस्या को आइडेंटिफाई करना है। सो इस सवाल के अकॉर्डिंग जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर नहीं, और बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची। देखिए, भाषागत त्रुटियों को जानना है और उस पर अधिगम कार्य दोबारा करना, ताकि उन त्रुटियों, उन समस्याओं को हम बच्चों के लिए कम से कम कर सके जो अधिगम में किसी प्रकार का अवरोध खड़ा ना करे। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल में देखें, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए। अब देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में किन प्रकार के पाठों को रखे जाने की अनुशंसा जनरली होती है? सरल भाषा से युक्त हो, पहला सा ऑप्शन बहुत ही करीबी है। बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए हो, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि परिवेशीय उपलब्धता सबसे पहले ही बच्चे के लिए सहज होता है, और सरलता का मतलब ही होता है जिसमें संदर्भ परकता होती है। वही चीज बच्चे के लिए सरल होता है, सहज होता है, स्वाभाविक होता है जो बच्चे के संदर्भ से जुड़ा हुआ होता है। और ये चीज हम सभी के लिए लागू होता है कि संदर्भ में जो चीजें होती हैं, और वाइगोत्स्की भी यहाँ पे बहुत अच्छी बात अपने सामाजिक सोशियो कल्चरल थ्योरी में वो कहते हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो हमारे संदर्भ में होता है उनके प्रति हमारी सहजता सबसे पहले होती है, और सहजता हमेशा संदर्भ से हटकर परे की ओर जाती है। तो सबसे पहली जो हमारी जो समझ होती है वो संदर्भ परक चीजों के प्रति होती है। तो सरल भाषा से युक्त हो, लेकिन सरल तब होगा जब वो बच्चे के संदर्भ से जुड़े, बच्चे के परिवेश से जुड़े, बच्चे के कॉन्टेक्स्ट से जुड़े। सो एज पर दिस क्वेश्चन सही जवाब विकल्प नंबर 2, बच्चे के परिवेश से जुड़े हुए हो। व्याकरणिक नियमों की जानकारी कराते हो, व्याकरणिक नियमों का अभ्यास कराते हो, लेकिन केवल शब्द फिर यहां पे समस्या पैदा कर रहा है। अत्यंत छोटे हो, यह अपने आप में अधूरा विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण या ग्रामर टीचिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर अगर डी को देखें या 4 को आप देखें, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। देखिए, कई बार कहा जाता है कि अगर हम भाषा के ग्रामर पे सबसे पहले फोकस करें या व्याकरण पे सबसे पहले फोकस करें तो भाषा को जानने के लिए हमें आंतरिक अभिप्रेरणा ज़्यादा नहीं मिलती है। भाषा को सीखने के लिए हमें आंतरिक अभिप्रेरणा तब मिलती है जब उसका उद्देश्य भाषा प्रयोग होता है। जब हमें भाषा का प्रयोग करना है, संदर्भ में किसी से जुड़ना है, अपने आसपास
आसपास के संदर्भ को, अपने आसपास की परिस्थितियों से अपने आप को जोड़ना है, तो वहां पे व्याकरणिक नियमों पर हम विशेष ध्यान ना देकर अगर उस भाषा के प्रयोग पे हमारा ध्यान हो, तो वहां पे भाषा अर्जन या भाषा अधिगम के लिए हमें आंतरिक अभिप्रेरणा ज़्यादा, आप बोल सकते हैं कि मुखर होते हुए दिखती है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है यहाँ पे। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, ये विकल्प भी गलत है। व्याकरण शिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार कहा भी जाता है कि बच्चा जो होता है वो भाषिक नियमों को बनाने के साथ और भाषा में संदेह करने की स्थिति के साथ, या बोले कि भाषिक नियमों को बनाने के साथ और भाषिक नियमों में वो द्वंद्व या डाउट क्रिएट करने के साथ ही पैदा होता है। और यहीं पे नोम चॉम्स्की, जिनको आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक, पितामह या फादर भी कहा जाता है, वो क्या बोलते हैं, वो एक एलएडी की बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं, रूपांतरणीय व्याकरण की बात करते हैं, यूनिवर्सल या सार्वभौमिक ग्रामर या व्याकरण की बात करते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि बच्चा परिवेश में जब अलग अलग प्रकार के भाषाई संदर्भ में, भाषाई आप बोल सकते हैं कि माहौल में या भाषाई अवसर में अपने आप को रखता है, तो वो अपने भाषिक नियम को खुद से बना लेता है। उसे ये खुद पता चल जाता है कि किस संदर्भ में किन किन प्रकार के भाषिक नियमों का प्रयोग किया जाना है या भाषिक नियम को बनाया जाना है। सो अगर विकल्प 1 को देखें, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। सो सही जवाब इस सवाल के अनुसार ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल में आए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एनसीएफ 2005 से चैप्टर नंबर 3 से है। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता अगर भारत जैसे बहुसांस्कृतिक सामाजिक विविधता वाले राष्ट्र को देखें, तो भारत सिर्फ एक सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को दिखाता है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के माध्यम से वो भाषिक विविधता के भी अत्यंत, आप बोल सकते हैं, विशिष्ट पहचान को हमारे सामने रखता है यहाँ पे। तो भाषा शिक्षण में एक बाधक कभी भी बहुभाषिकता या द्विभाषिकता या मल्टीलिंग्वलिज्म, बाइलिंग्वलिज्म कभी भी बाधक नहीं होता है, वो हमेशा साधक होता है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर 2, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। एक सवाल कई बार आता है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में अलग अलग बच्चों से पूछती है कि पक्षी को तुम्हारी अलग अलग भाषाओं में क्या कहते हैं, खग, विहग, पक्षी, पखेरु, पंछी, चिड़िया। तो वो शिक्षिका या वो शिक्षक क्या विकसित करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है? आंसर था बहुभाषिक कक्षा। जब हम लोग बहुभाषिक कक्षा की बात करते हैं, तो हर भाषा, हर बोली, हर चीज के लिए अपने विशिष्ट सांकेतिक चीजों का भाषा के द्वारा, शब्दों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा वो प्रयोग करती है। तो कहा भी जाता कि बहुभाषिक कक्षा शब्दों को गढ़ती है, पर्यायवाची को गढ़ती है। तो कभी भी बहुभाषिक कक्षा में पर्यायवाची शब्दों को या समानार्थी शब्दों को या अनेकार्थी शब्दों को पढ़ाई जाने की जरूरत नहीं होती है, वहां पे वो अपने आप रचित होता है। सो इस सवाल के अनुसार जो सबसे युक्तिसंगत जवाब होगा वो है विकल्प नंबर 2। बच्चों को लक्ष्य भाषा सिखाने के लिए हतोत्साहित नहीं करती है, प्रोत्साहित करती है। 3 भी गलत है। शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती नहीं है, शिक्षक के लिए एक अवसर है। शिक्षक के लिए उस भाषा के द्वारा उस कल्चर को, उस समाज को सधने का एक माध्यम है, उसे समझने का माध्यम है, उससे जुड़ने का माध्यम है, उसे जानने का माध्यम, उससे अपने आप को एकीकृत करने का माध्यम है। सो सही जवाब इस सवाल के अनुसार विकल्प नंबर 2। अगले सवाल पे देखें। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप कराती है या करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा किसे प्रभावी मानते हैं? कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, बहुत अच्छा है ये। समाचार पत्र का वाचन करना, देखिए कहानी को बोलकर पढ़ना, समाचार पत्र का वाचन करना, इन दोनों में मौखिक अभिव्यक्ति या भाषा के मौखिक कौशल का अभ्यास हो रहा है। लेकिन अगर बच्चा ये समझ ले कि किस परिस्थिति में किस प्रकार की बातें रखनी है, कैसा भाषा प्रयोग का वहाँ पे अनुशासन होना चाहिए, तो अगर हम इसे बोलें कि विभिन्न परिस्थितियों में अगर डायलॉग बोलकर, अगर संवाद बोलकर अपनी भाषाई माध्यम से या अपने भाषा के द्वारा किस किस प्रकार की भाषिक अभिव्यक्ति अलग अलग संदर्भों में करनी है, अलग अलग उपयोग में आपको करनी है, तो ये ऑप्शन या ये विकल्प मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के साथ ज़्यादा करीबी तरीके से मैच होता।
शब्दों को जोर जोर से बोलना। देखिए, शब्दों को जोर जोर से बोलना या मन ही मन में पढ़ना, ऑब्जेक्टिव भाषा का ये नहीं है कि आप मन मन में पढ़ रहे हैं, साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं या फिर आप वोकल रीडिंग कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव वहाँ क्या है, वहाँ पे ये है कि विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न संदर्भों में आपको किस प्रकार का भाषिक व्यवहार दर्शाना है, भाषिक अनुशासन दर्शाना है, भाषा प्रयोग आपको करना है, भाषा प्रयोग को दर्शाना है। ये सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव भाषा शिक्षण का है। सो इस सवाल के अकॉर्डिंग जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर 3। अगले सवाल पे देखें, द्वितीय भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना? बिल्कुल नहीं। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना। देखिए, थोड़ी देर पहले जो हमने कहा कि अगर भाषा आपको परिस्थितियों से जुड़ने का मौका नहीं देती है, परिस्थितियों को समझने का मौका नहीं देती है, उस परिस्थिति में अपने आप के होने की अगर अवसर प्रदान नहीं करता है, तो वो भाषा अपने आप में भाषा के उस वास्तविक अर्थ से वो क्या करती है, वो फिर वो वास्तविक अर्थ से वो परे है। फिर वहाँ पे अगर दैनिक जीवन में अगर हिंदी को समझने में, बोलने में, हिंदी के अर्थ को समझने में या हिंदी के द्वारा अपनी बात को रखने में, हिंदी के द्वारा दूसरे की बात को समझने में अगर हम यहाँ पे सक्षम हो पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हिंदी सीखने का एक मुख्य उद्देश्य द्वितीय भाषा के रूप में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो विकल्प नंबर 2, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। देखिए, लिखने में अगर आप सक्षम नहीं हैं तो फिर भी भाषा का सबसे पहला रूप सांकेतिक होता है और सांकेतिक के बाद ही मौखिक भाषा का रूप आता है। लिखित भाषा तो बहुत बाद में आती है। यहाँ पे हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। कहा भी जाता है कि भाषा की कक्षा में कभी भी अलग अलग प्रकार की भाषाओं की उपस्थिति अगर आपको देखने के लिए मिले, कभी भी भाषाओं में विभेद मत करिए, बोलियों में विभेद मत करिए। सभी भाषाओं में बहुत सारी चीज़ें समानांताएं होती है। यही कारण है कि सभी भाषाएं किसी न किसी भाषा परिवार का अभिन्न हिस्सा है। और भाषा परिवार का मतलब ही है कि उनकी उत्पत्ति, चाहे वह शब्द हैं, वाक्य हैं, उनमें बहुत हद तक कहीं ना कहीं समानांताएं हमें दृष्टिगोचर होती हैं। सो इस सवाल के अकॉर्डिंग जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर 2। अगले सवाल की ओर बढ़ें। उसने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सवाल पे विशेष ध्यान दिएंगे आप लोग। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग क्या दर्शाते हैं? मैं फिर पढ़ रहा हूं। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। नियम कंठस्थ ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, नियमों का उल्लंघन। अगर विकल्प 1, 2, 3 पे आप थोड़ी देर के लिए विचार करें तो कहा जाता है कि कभी भी बच्चों को भाषिक या व्याकरणिक नियम सबसे पहले मत बताइए, जिसे हम निगमन विधि कहते हैं। हमेशा बच्चों के सामने आप कुछ ऐसे संदर्भ परक उदाहरण पेश करिए, बच्चा उन सभी संदर्भ परक उदाहरणों को समझे और समझकर अपने भाषिक नियम को खुद बनाएं, जिसे हम आगमन या जिसे हम इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं। तो अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, अगर इस प्रकार की चीज़ों का यूज़ कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन में क्या कहा था कि भाषा प्रयोग का मतलब यह है कि विभिन्न संदर्भ, विभिन्न परिवेश में, विभिन्न समय अब किस किस प्रकार के भाषिक अनुशासन, भाषिक व्यवहार और भाषा प्रयोग में अपनी कुशलता, अपनी सक्षमता को आप वहां पे दर्शा रहे हैं। तो यहां पे इस सवाल का जो सबसे युक्ति संगत जो विकल्प सही रूप में होगा वह है संदर्भ की समझ ना होना। संदर्भ की समझ का मतलब क्या होता है? यहां पे बच्चा एक ही प्रकार के काल में एक ही प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हुए मोर और लेस सेम एक ही प्रकार के संबोधन में कह रहा है कि उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा। यहाँ पे बच्चे को संदर्भ की उतनी बेहतर जानकारी नहीं है। अगर बच्चा संदर्भ की एक अच्छी समझ विकसित करे तो उसे यह पता चल जाएगा कि किस संदर्भ में, किस समय, किस जगह पे किस प्रकार के भाषिक नियम, किस प्रकार के भाषिक अनुशासन, किस प्रकार के भाषाई प्रयोग की जरूरत है। सो इस सवाल के अनुसार जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर 4, संदर्भ की समझ ना होना। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, जिसे हम लोग जनरली समझते हैं या कंसीडर करते हैं, लेकिन ये एक अधूरी समझ है। वो पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। अगर पढ़ने में ज़्यादा समय लेते हुए भी अगर उसकी समझ वहाँ पे बनती है तो थोड़े से ज़्यादा समय इन्वेस्ट करके, निवेश करके भी अगर समझ हमें बदले में मिलती है तो वो एक बहुत ही अच्छा कदम। ऑप्शन नंबर 2 कुछ हद तक सही है।
ऑप्शन नंबर 3 को देखें, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही। सबसे युक्ति संगत ऑप्शन अगर इस क्वेश्चन का देखें ऑप्शन नंबर 3। जब हम लोग लैंग्वेज के स्किल की बात करते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसमें रीडिंग की बात करें, रीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप देखें रीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक एक्सप्रेसिव, एक प्रोडक्टिव स्किल है, एक उत्पादात्मक कौशल कहते हैं। और इसी रीडिंग का ही एक सब स्किल होता है, हम इसे ही प्रिडिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिडिक्शन कहते हैं। और प्रिडिक्शन का मतलब ही होता पूर्वानुमान। जब हम किसी भी पंक्ति, किसी भी शब्द, किसी भी वाक्य या किसी भी पंक्ति को या किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी अखबार को या किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो पढ़ते हुए हमारे दिमाग में, हमारे मन में यह आता है कि इसका अर्थ ये है या इसका अर्थ ये हो सकता है। अर्थात कहीं ना कहीं पढ़ते हुए हम उन शब्दों, उन वाक्यों या उस संदर्भ को भी समझने का एक पूर्वानुमान करते हैं। और यही प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं इस ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है और उस पंक्तियों के द्वारा उसके अर्थ को भी निकालने का एक बेहतर, एक सशक्त पूर्वानुमान करते हुए हमें वो दिख रही है। सो इस सवाल के अनुसार जो सबसे सशक्त, सबसे सही जवाब मेरे अकॉर्डिंग वो है ऑप्शन नंबर 3। वो अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। अगर अटक कर ही पढ़ना, अगर अटक अटक कर ही पढ़ना अगर किसी भाषिक प्रयोग को समझने का एक माध्यम, एक रास्ता देता है, तो उसे भी एक बेहतर कदम की तरह हम देखना चाहिए, हम देख सकते हैं वहाँ पे। अगले सवाल की ओर देखें। सुहेल, ये बहुत ही अच्छा सवाल, इस पर फिर विशेष ध्यान देंगे। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में आप किसे सही मानेंगे? सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। देखिए, कई बार त्रुटियां हमें सीखने का ज़्यादा सशक्त अवसर, माध्यम देती है और अपने आप को सुधारने का भी माध्यम देती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा किसी के त्रुटियों पे टोका टाकी करेंगे तो कई बार वो उसे क्या करता है, हतोत्साहित करता है भाषा शिक्षण या भाषाई प्रयोग का बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए। सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। देखिए, सभी के मातृभाषा का प्रभाव उसके लक्ष्य भाषा पे, उसके एक्सेंट पे, उसके आप बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन पे पड़ता है यहाँ पे। लेकिन अगर मातृभाषा के द्वारा हम किसी नई भाषा को समझते हैं तो वो भी भाषा में अपने आप में एक प्रकार का साधन है। ऑप्शन नंबर 3 या विकल्प 3 को देखें। उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। ये स्टेटमेंट अगर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 को देखें तो उतने हमें युक्ति संगत प्रतीत नहीं हो रहे। लेकिन अगर ऑप्शन 4 या अगर विकल्प 4 को अगर आप देखें, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर और प्रोत्साहन देना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे 2 बात है। अवसर का मतलब आप उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप उस बच्चे को मौका दे रहे हैं, और मौका देने के साथ साथ ही आप उस बच्चे को अभिप्रेरित भी कर रहे हैं, आप उस बच्चे को मोटिवेट भी कर रहे हैं, आप उस बच्चे को इंस्पायर भी कर रहे हैं। कहा भी जाता है कि अगर भाषा प्रयोग, भाषा का आप जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, भाषा प्रयोगों से ही संवरती है, प्रयोगों से ही निखरती है। तो जितना ज़्यादा आप भाषा का प्रयोग करेंगे, उसमें भी अगर हम मौखिक भाषा की बात करें, देखिए लिखित भाषा की बात करें, लिखी हुई भाषा को या लिखित चीज़ों का हर कोई एक ही तरीके से लिखता है। स्पेलिंग में अगर मिस्टेक्स ना हो तो AMIT या फिर अगर मैं बोलूँ GEO GRAPHY, इसकी स्पेलिंग सभी जगह लिखित रूप में सेम है। लेकिन ज्योग्राफी को बोलने का तरीका अगर मौखिक तरीके से देखें, वो बिल्कुल भी वैरी करता है, बिल्कुल भी डिफर है, वो अलग अलग एक्सेंट में देखें। तो कहने का मतलब क्या कि मौखिक भाषा का अपना अलग ही एक प्रभाव होता है, लेकिन वो निखरती, लेकिन वो संवरती तब है जब उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया जाए किसी को प्रयोग करने का, और प्रयोग करने के साथ साथ वो भविष्य में भी इस प्रकार के प्रयोग करते रहे, इस प्रकार का वो अभ्यास करता रहे। उसके लिए उसे अभिप्रेरित करना, उसे मोटिवेट करना, उसे संबल प्रदान करना जरूरी है। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। मेरे ख्याल से इस विश्लेषणात्मक सत्र के द्वारा हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र के बारे में आपकी एक बेहतर, अर्थपूर्ण, व्यापक समझ विकसित हुई होगी। अगले वीडियो में हम हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र के एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।